मानसून अपनी सही स्पीड से चल रहा है। जल्द ही उत्तर भारत के लोगों को गर्मी से निजात मिल जाएगा। हरियाणा और दिल्ली में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। बादल छाने से तापमान में गिरावट होने का अनुमान है, तो 20 जून को बारिश का अनुमान भी जताया गया है। मानसून की पूर्वी शाखा भी अब सक्रिय हो चुकी है और उम्मीद जाहिर तौर पर यही है कि आज वो बिहार और झारखंड में एंट्री पा जाएगा और लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिलेगा। दरअसल देश के 1/3 इलाके में आसमान से बरसती आग में उबल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और अन्य मैदानी राज्यों के साथ साथ जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ी राज्यों के निचले क्षेत्र भी भीषण गर्मी की चपेट में हैं। यहां लू चल रही है। पंजाब के बठिंडा में तपन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोगों का घर से निकलना दूभर हो चुका है। गोरखपुर में गर्मी से बचने के लिए लोग डुबकी लगा रहे हैं। वहीं दिल्ली वाले भीषण गर्मी से राहत के लिए तरसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर धौलपुर की हम बात करें तो यहां देखिए बारिश ने गर्मी से राहत दी है। दूसरी तरफ श्रीनगर गर्मी से झुलस रहा है और लखनऊ में भी भीषण गर्मी से बढ़ी तपन ने लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। अब सबको बारिश का इंतजार बेसब्री से है। मौसम विभाग का अनुमान यही है कि जल्द ही उत्तर भारत में राहत की बारिश हो जाए और जल्द ही दिल्ली वासियों को गर्मी से निजात मिले। दिल्ली और उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। कई इलाकों में हीट वेव का दौर जारी है। रात में भी तापमान 30 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। कुल मिलाकर भीषण गर्मी से लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब मौसम विभाग ने गर्मी से राहत को लेकर गुड न्यूज दी है। मौसम विभाग का कहना है कि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में तापमान को तो कम करेगा ही, बारिश की भी संभावना है। यानी 19 और 20 जून को दिल्ली और पश्चिमी राज्यों में गर्मी से राहत मिल सकती है। एक पश्चिम विक्षोभ आ रहा है वेस्ट की तरफ, जिसके चलते हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन, पंजाब, हरियाणा, इन सभी राज्यों में थोड़ा अरेबियन सी से मॉइस्चर आ रही है, जिसके चलते बादल और थोड़ा बारिश का भी उम्मीद है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। दिल्ली को खास करके नहीं बोल रहे, मगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होने की पॉसिबिलिटी है, जिसके चलते हीट वेव का स्थिति थोड़ा कम होने का संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी राज्यों में जहां 27 से 30 जून के बीच बारिश होने की उम्मीद है, उनमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए गर्मी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर पश्चिम भारत के रास्ते दिल्ली में मानसून की एंट्री हो सकती है। मौसम विभाग बुधवार और गुरुवार को होने वाली बारिश को प्री मानसून एक्टिविटी से जोड़कर देख रहा है। बारिश जरूर हो सकती है। प्री मानसून शावर्स जो बोलते हैं, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण अगले 3 से 4 दिन तक हमारी उम्मीद है साउथ वेस्टर्ली विंड्स रहेगा, जिसके चलते बादल होगी, छुट-फुट बारिश होने का भी पॉसिबिलिटी रहेगा। ये बहुत, जिसके चलते हम इतना हीट वेव को रिड्यूस कर रहे हैं, वो क्लाउडिंग और थोड़ा बहुत रेन का भी है। और ये जो उमस भरी गर्मी जिसको आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, वो यही सिग्नेचर दे रहे हैं कि आपका मॉइस्चर इस एरिया में बढ़ रहा है। उत्तर पश्चिमी राज्यों और दिल्ली के आसपास गर्मी की तपन नित नए रिकॉर्ड बना रही है। ऐसे में अगर दिल्ली में बारिश होती है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही होता है, तो लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिलेगी और पानी की समस्या से निजात भी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बीच लोगों को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए लखनऊ नगर निगम की ओर से एक पहल की गई है। लखनऊ में शहर के मुख्य चौराहे पर कूलिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें आने जाने वाले राहगीर आराम कर रहे हैं। कुछ देर ठहर कर लोगों को गर्मी से बचने का मौका मिल रहा है। यहाँ राहगीरों के लिए सोफा, कुर्सियां तो है ही, गर्मी से बचने के लिए पंखा और कूलर भी लगाया गया है। साथ ही पीने की व्यवस्था है। स्पेशल कूलिंग पॉइंट से देखिए हमारी संवाददाता शिल्पी सेन की एक खास रिपोर्ट। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी का सिलसिला जारी है। ज्यादातर जगह लू चल रही है और ऐसे में लखनऊ में नगर निगम ने इंतजाम किए हैं, कूलिंग पॉइंट बनाए गए हैं। ये कूलिंग पॉइंट शहर का जो मुख्य चौराहा है, 10 नंबर चौराहा यहाँ है और मैं इस समय यहाँ देख रही हूँ कि जो लोग हैं वो इस गर्मी से बचने के लिए यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लखनऊ में
एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे और इस समय यहाँ पर बैठे हैं और इसलिए कि उनको कुछ देर की कुछ राहत यहाँ पर मिल सके। अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं। ये बताइए कि ये जो कूलिंग पॉइंट बनाया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, 46-47 डिग्री, प्रयागराज 47 डिग्री पर रहा, 45-46 डिग्री हो रही है, तो ऐसे में आपको ये इंतज़ाम कैसा लगा? इसको और ज़्यादा होना चाहिए? नहीं, जितना भी इंतजाम किया गवर्नमेंट ने, मैं एक्चुअली एक ऑफिशियल विजिट पे गया था, लौट रहा था तो देखा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। कोई आ रहा है, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक के केसेस आ रहे हैं, तो आप ये यहाँ से देखेंगे कि मुख्यमंत्री आवास से लेकर यहाँ तक कहीं छाँव नहीं है, पूरा खुला एरिया है। तो कम से कम बंदा जो बाइक से या पैदल कैसे भी जा रहा है तो एक बार आके यहाँ बैठ के रेस्ट ले सकता है। पानी की व्यवस्था है, तो मैं आया था, देखा, आके बैठ गया। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि छांव है और पूरी तरह से इसको ठंडा रखने के लिए कूलर, पंखे लगाए गए हैं और यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी हम देख रहे हैं, जो एक बड़ी मुझे लगता है कि शुद्ध पेयजल यहाँ पर ये भी एक व्यवस्था की गई है। ये बताइए कि कितना राहत इससे मिल रही है और यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसी जगह जहाँ कहीं छांव नहीं है, वहाँ ये कूलिंग पॉइंट। आप देख रही हैं कि लखनऊ का तापमान कितना बढ़ गया है, त्राई मची है और ऐसी स्थिति में आपने खुद देखा कि महापौर जी ने एक बहुत अच्छा लोगों के बैठने उठने के लिए और कूलर की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, जो कोई बीमार हो या कुछ है तो कम से कम राहत का एक चाहे लेटने तक का भी व्यवस्था कर रखी है। बहुत सुंदर कार्य है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर आपको राह चलते ज़रूरत हो, तापमान बहुत बढ़ा हुआ है, क्योंकि अभी ये बताया जा रहा है, मौसम विभाग ने ये चेतावनी भी जारी की है कि अभी 19 जून तक इससे बचने के कोई आसार फिलहाल नहीं है। उसके बाद मौसम में थोड़ी नरमी आएगी, लेकिन फिलहाल जो पछुआ हवाएं चल रही हैं 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, उससे माहौल में बहुत ज़्यादा गर्मी है और लू चल रही है, जिससे लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं। और ऐसे में अगर आप कहीं जा रहे हैं और यहाँ बैठ करके आप थोड़ी देर अपना आराम कर सकें, या अगर आपको बहुत गर्मी लग रही है तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ आपको गर्मी से बचने के लिए थोड़ी देर का मौका मिलता है। तो इतने तेज गर्मी और तापमान से बचने के लिए ये इंतजाम लखनऊ नगर निगम की तरफ से किए गए। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश से बात हरियाणा की जाए, अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 से 8 डिग्री ऊपर यहां पर लगातार चल रहा है। हालात ये हैं कि चंडीगढ़ की लाइफ लाइन कहे जाने वाली सुखना लेक पर भी गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में जरा देखिए कि किस तरह से सुखना झील में पानी का स्तर 1 फीट तक अब नीचे जा पहुंचा है। हालांकि गुड न्यूज यह है कि मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में बारिश का अनुमान जताया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में, खासतौर पर अगर हम बात करें पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में, अगले 36 घंटों में हल्की बारिश से कुछ राहत मिलने के आसार। लगातार जिस तरह से पिछले 1 हफ्ते से भीषण गर्मी पड़ रही है, उसकी वजह से जहां इस वक्त हम खड़े हैं, जो सुखना लेक है, जो चंडीगढ़ का लैंडमार्क भी कहा जाता है, वहां पर आप देख सकते हैं जो पानी का स्तर है, जो सबसे निचला स्तर है, यानी कि 1157, उससे भी लगभग 1 फीट नीचे पानी है। यानी कि जो सामान्य तौर पर जो पानी है वो लगभग 1160 फीट तक रहता है, और फिलहाल अभी जो पानी का स्तर है वो 1157 फीट से भी लगभग 1 फीट नीचे है, क्योंकि लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है। उसके साथ साथ आपको दिखा दें कि जो ये सुखना के ऊपर का, जो आप पत्थर के ऊपर ये निशान देख रहे हैं, अमूमन यहाँ तक पानी है वो ज्यादातर सुखना में भरा रहता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि लगभग 4 फुट पानी है, उसका लेवल है वो नीचे घट गया है। दुनिया की धरोहरों में शामिल उत्तराखंड की फूलों की घाटी अब पर्यटकों से गुलजार होने लगी है। सामान्य तौर पर 1 जून से वैली ऑफ फ्लावर्स को सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। हालांकि फूलों के अच्छे से दीदार 15 जुलाई के बाद ही हो पाएंगे। फिर भी भारी संख्या में पर्यटकों का यहां आना शुरू हो चुका है। अब तक घाटी में 1500 से ज्यादा सैलानी पहुंच चुके हैं।
अभी तो फूल खिलने शुरू हुए हैं, अभी तो बहार आनी शुरू हुई है, लेकिन फूलों की घाटी में प्राकृतिक खूबसूरती के दीदार के लिए सैलानियों की भीड़ लगने लगी है। वैली ऑफ फ्लावर का नजारा कुछ यूं होता है, लेकिन इस साल इस नजारे को रूप लेने में अभी वक्त बाकी है, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर का मुख्य सीजन 15 जुलाई से शुरू होता है, लेकिन विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए 1 जून से ही खुल जाती है और 15 जून तक 1882 देश के और 13 विदेशी सैलानी यहाँ आ चुके हैं, जबकि पिछले साल इस अवधि में सिर्फ 755 देशी और 7 विदेशी सैलानी पहुँचे थे। जो प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले चुके हैं, वो दूसरों को भी यहाँ आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और आके फूलों की घाटी का दर्शन किया, बहुत ही सुंदर नजारा, नेचुरल ब्यूटी है। और फूलों की घाटी में अभी फूलों का खिलना शुरू हो रहा है, आगे चल के फूलों की घाटी में फूलों का बढ़ना और ज्यादा होगा। तो हम सब पर्यटक से आग्रह करते हैं, आप जब भी हेमकुंड साहिब के दर्शन करने आओ, फूलों की घाटी में जरूर से जरूर आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ की बर्फीली पहाड़ी और इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ी में आपको बहुत अच्छा फील होगा। सभी से मैं आग्रह करता हूँ, जो हेमकुंड साहिब नहीं भी आ रहा है, 4 धाम के लिए भी आ रहा है, वो इस फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब के दर्शन करने जरूर से जरूर आए। फूलों की घाटी में कुछ फूल भी खिल चुके हैं और कुछ खिलने की कगार पर हैं। देसी विदेशी फूल अपनी रौनक बिखेरने वाले हैं। फूलों की घाटी में 500 से ज्यादा देसी और विदेशी फूल खिलते हैं, जिसमें ऑर्किड, ब्लू पापी, प्रीमुलस, डेजी और एनीमोन नाम के विदेशी के साथ साथ ब्रह्मकमल, फनकमल, हिमालय बुरासा भी इस घाटी की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। फूलों की घाटी में फूलों के साथ साथ दुर्लभ जीव जंतु के भी दीदार होते हैं, जिसमें ग्रे लंगूर, उड़ने वाली गिलहरी, हिमालयन नेवला, भालू, लाल लोमड़ी, नींबू तितली शामिल है। लेकिन अभी घाटी को बारिश का इंतजार है, क्योंकि असली रौनक बारिश के बाद ही आती है। समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित फूलों की घाटी में मौसम फिलहाल सुहावना बना हुआ है। मैदानों की गर्मी से ऊबकर पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और उन्हें कुदरत के ऐसे तोहफे सुकून भी दे रहे हैं। जोशीमठ से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खेल में बेहतरीन प्रदर्शन की खबर अब झांसी से आई है। वहां 350 खिलाड़ियों ने एक साथ मलखंब का प्रदर्शन किया। इस दौरान खिलाड़ियों ने मलखंब में योग के अलग अलग आसन और पिरामिड बनाए। इसमें झांसी के अलावा ललितपुर, छतरपुर और आगरा के खिलाड़ी भी शामिल हुए। सभी ने अपने हुनर से दर्शकों को हैरान कर दिया। झांसी में मलखंब की शुरुआत वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने की थी। सैकड़ों वर्ष बाद भी ये खेल युवाओं की पसंद है। देश विदेश में होने वाली प्रतियोगिताओं में से ये खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए, हम उसी दौरान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इन पिरामिड्स को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने वक्त की इन स्टूडेंट्स की और ये जो तमाम खिलाड़ी हैं इनकी मेहनत है। 5 से 18 साल के युवाओं ने इसमें नॉर्मली हिस्सा लिया है। एक साथ मलखंब कर एक नया रिकॉर्ड भी यहां पर कायम किया गया है। मैं 2 साल से मलखंब कर रही हूँ और ये आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आज मलखंब से यहाँ पर आने आई हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पर अपना कंपटीशन कर पाई हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। और प्रतिभा के कमाल की एक और खबर राजस्थान से निकल कर आई है। दरअसल जज्बा न उम्र देखता है न चुनौतियां, बस उसे एक बात दिखती है और वो है सफलता। राजस्थान के बाड़मेर से ऐसी ही एक जज्बे से लबरेज 40 साल की महिला की कहानी सामने निकल कर आई है। ये कहानी है अनीता राठी की। 3 बच्चों की मां अनीता ने शादी के 22 साल बाद वेट लिफ्टिंग में करियर बनाया और सफलता का स्वाद चखा। अनीता ने हाल ही में अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4था स्थान हासिल किया है। अब उनका सपना है वो 2025 में नॉर्वे में होने वाले इंटरनेशनल कंपटीशन में गोल्ड जीते। मुझे 40 के बाद जो होता है कि बीमारियां घेर लेती है औरतों को काफी हद तक, वो नहीं होना था। और जिम वेट वैसे ही ज्यादा हो चुका था मेरा, तो उसी को कम करने के लिए पहले मैंने एरोबिक शुरू किया था और एरोबिक का यहाँ अच्छा सोर्स नहीं था, उस वजह से मैंने फिर जिम ज्वाइन करा।
और जिम काफी करने के बाद वहां पर मेरा ट्रेनर था जो खुद पावर लिफ्टर है, करण जहांगीर, उसने ही सजेस्ट करा कि आप अच्छे से कर सकते हो वेट लिफ्टिंग, तो उसी ने ही मुझे सजेस्ट करा और मैं आगे बढ़ी। फिर पहली बार आप जब वेट लिफ्टिंग के बारे में अपने घर में बताया, परिवार में बताया, तो लोग भी शॉक हुए होंगे क्योंकि बोले वेट लिफ्टिंग ये क्या? हाँ, वो बच्चे जरूर ये पावर लिफ्टिंग से शॉक हुए थे कि मम्मी अब कैसे करेगी, बट मैंने ये करके दिखाया। फिर शुरुआती मेरे बहुत टफ रहे, पर ये था कि मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया। मुझे जो 4 बजे मुझे उठना था, ये उठाते थे मुझे और वॉक पे मुझे लेके जाते थे कि चलो वेट कम करना है, वॉक जरूरी है 1 घंटे की। और जो 24 घंटे जो थे वह मैंने पूरे उसका यूज करा है। घर का काम वगैरह, दोपहर का खाना, या दोपहर में मैं अकाउंट भी संभालती थी ऑफिस का, वो भी करती थी। रात को 12-1 बजे तक निपटा देती थी सब और फिर सोती थी। वही है कि थोड़ी बहुत अपनी नींद चुरा लो तो सब हो सकता है। अब बात करेंगे हवा में उड़ती कार की। हमारे पड़ोसी देश चीन में ड्रोन कार का ट्रायल किया गया। ये ड्रोन कार 25 मिनट तक उड़ान भर सकती है और इसकी मैक्सिमम जो रफ्तार है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इतना ही नहीं, आपको बता दें चीन के लोग तो इस नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर बहुत उत्साहित है। माना यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये ही चीन का नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम होने जा रहा है। भीड़भाड़ वाली शहरों में छोटी दूरी तय करने के लिए ये ड्रोन टैक्सी काफी ज्यादा मददगार साबित होगी, क्योंकि इससे जान से निजात पूरी तरीके से मिल जाएगा और वक्त भी बचेगा। इधर साइबर सिटी गुरुग्राम में ड्रोन के जरिए जरूरी प्रोडक्ट्स और मेडिसिन किट की डिलीवरी हो रही है। इससे जहां समय और पैसे की बचत होगी, वहीं ट्रैफिक जाम के झंझट से भी छुटकारा मिल रहा है। कई कंपनियां ड्रोन निर्माण में लगी हैं और आने वाले समय में कई चीजों की डिलीवरी ड्रोन से होगी। मतलब प्रोडक्ट्स की डिलीवरी में अब देरी नहीं होगी। प्रोडक्ट्स की डिलीवरी में अब नहीं होगी देरी, ट्रैफिक जाम का भी नहीं होगा असर। वायु मार्ग से आएगा सामान समय पर और सीधे आपके घर होगी डिलीवरी, और ये सब कुछ संभव होगा ड्रोन के जरिए। बदलते युग में जिस तेजी से टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, उसमें भारत ने भी कई कीर्तिमान रचे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले भविष्य में तेजी से ड्रोन के जरिए हमारे जरूरी सामानों और प्रोडक्ट्स की डिलीवरी की जाएगी, और कई जगहों पर तो ऐसा हो भी रहा है। अब दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में भी ड्रोन का इस्तेमाल कुछ इसी तरह से किया जा रहा है। There's a lot of focus by the government on this particular sector to increase adoption of how drones can go and really transform logistics in healthcare, in e-commerce, in quick commerce, and even in agri-commodity. So we are working in these 4 sectors, and we are trying to create disruptions at a larger level, saving time, saving cost, saving environment to a larger extent. कुछ साल पहले इसकी कल्पना की गई थी, वो आज सच साबित हो रही है। ट्रैफिक जाम की समस्या से बचने और लोगों को समय पर दवाई मिले, इसके लिए ड्रोन सेवाएं शुरू हुई हैं। गुरुग्राम में ड्रोन के जरिए किराने के सामान से लेकर दवाइयां और हेल्थ प्रोडक्ट्स को पहुंचाया जा रहा है। ये इको फ्रेंडली भी है। गुरुग्राम की स्काई एयर ड्रोन लॉजिस्टिक कंपनी ने ये सेवा शुरू की है। केंद्र सरकार ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं ला रही है। सरकार की नमो ड्रोन योजना, लखपति दीदी योजना से देश के लाखों करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है। मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी ड्रोनों का निर्माण किया जा रहा है, जो प्रोडक्ट्स की डिलीवरी के साथ साथ खेती और बॉर्डर पर भी नजर रखने में काम आ रहा है। इसीलिए वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन शक्ति बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात आपके और हमारे कानों की। कान का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको सुनाई देने में थोड़ी भी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो उसकी जांच फौरन कराएं, नहीं तो आगे और दिक्कत बढ़ सकती है। कान से जुड़ी एक ऐसी ही बीमारी की शिकार हुई एक मशहूर सिंगर। आखिर क्या है ये बीमारी और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, ये सब जानने के लिए विशेष रिपोर्ट देखिए।
एक से बढ़कर एक गाने को अपनी आवाज दे चुकी मशहूर गायिका अलका याग्निक एक बीमारी का शिकार हो गई हैं, जो कान से जुड़ी है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। इंस्टाग्राम के अपने पोस्ट में अलका याग्निक ने अपने फैंस और साथी कलाकारों को लाउड म्यूजिक से दूर रहने की सलाह भी दी है। सोशल मीडिया के अपने पोस्ट में अलका ने अपनी समस्या के बारे में जिक्र करते हुए लिखा है, मेरे सभी फैंस, दोस्त, फॉलोअर्स और वेल विशर्स, कुछ हफ्ते पहले फ्लाइट से उतरने पर मुझे अचानक महसूस हुआ कि मैं सुन नहीं पा रही हूँ। जब हम फ्लाई करते हैं या हम फ्लाई से डाउन करते हैं तो अचानक से ऊपर पहुंचने पर आपको जैसे पता है कि हमारा नेगेटिव प्रेशर में हम जोन में आते हैं। जैसे ही नेगेटिव प्रेशर जोन में आते हैं हमारा जो स्टेकियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेगेटिव में चला गया। वो जैसे ही स्टेकियन ट्यूब कोलैप्स होगी हमारा मिडिल ईयर में नेगेटिव प्रेशर बनेगा और हमारा कान का पर्दा पीछे की ओर चला जाता है, खिंच जाता है। तो मतलब हमें उस समय अचानक से सुनाई देना बंद हो जाएगा, कान सुन्न हो जाएगा, कानों में आवाज जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में टेनाइटस बोलते हैं, टेनाइटस भी शुरू हो सकता है। यही वजह है कि डॉक्टर फ्लाइट्स में ईयरबड्स लगाने की सलाह देते हैं ताकि मिडिल ईयर में नेगेटिव प्रेशर न बढ़े। अलका के मुताबिक डॉक्टर्स ने एक रेयर सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस डायग्नोज किया है, जो एक वायरल अटैक की वजह से हुआ है। दरअसल रेयर सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस एक ऐसी समस्या है जो कान से संबंधित आम बीमारी है। इसमें मरीज को कुछ भी सुनने में परेशानी होती है। ऐसा कान के अंदर के सेल्स यानी कोक्लिया में मौजूद सेल्स में नुकसान पहुंचने से होता है। इसमें कान से ब्रेन तक आवाज को पहुंचाने वाली नर्व के सेल्स डैमेज हो जाते हैं। एक वक्त के बाद मरीजों को सुनाई देना भी बंद हो सकता है। कंडक्टिव डिफनेस होता है, एक सेंसरी न्यूरल डिफनेस होता है। तो मोस्टली तो इसमें हमें कंडक्टिव डिफनेस ही होता है, क्योंकि हमारा कान का पर्दा पीछे रिट्रैक्ट कर जाता है, ग्रॉसली रिट्रैक्ट कर जाता है, तो हमारा सुनने का कम हो जाता है। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि सेंसरी न्यूरल डिफनेस भी होता है, और सेंसरी न्यूरल डिफनेस इज ए इमरजेंसी। अगर सेंसरी न्यूरल लॉस हुआ और इमीडिएटली आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो परमानेंट लॉस होने के चांसेस होगा। तो दरअसल हवा के जरिए वायरस के कान में घुसकर उसके अंदरूनी हिस्से को डैमेज करने से सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस की समस्या होती है। बातचीत सुनने और समझने में परेशानी होना, एक कान से दूसरे की अपेक्षा बेहतर सुनाई देना, घंटियों के बजने जैसी आवाजें इसके प्रमुख लक्षण हैं। अगर ऐसा कोई लक्षण हो तो डॉक्टर तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट से जांच कराने की सलाह देते हैं। वैसे इस समस्या से बचाव के लिए तेज आवाज वाली जगह पर कान को कवर करके रखना चाहिए। हियरिंग एम्पलीफायर या ईयरबड लगाने में सावधानी बरतनी चाहिए। हेडफोन का कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा अपनी सुनने की क्षमता की रेगुलर जांच भी करवानी चाहिए और कोई परेशानी होने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अलका याग्निक ने अपने पोस्ट में अपने फैंस और साथी सिंगर्स को हेडफोन्स और लाउड म्यूजिक को लेकर चेताया है, ताकि वो उनकी तरह होने वाली परेशानी से बचे रह सके। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं हरियाणा से खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। हरियाणा को पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिल गई है। यहां पर अच्छे खिलाड़ी तो पैदा होंगे ही, अच्छे कोच भी बनाए जाएंगे। सरकार की इस पहल से खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हरियाणा की पहचान खेत खिलाड़ी और जवान से होती है। हरियाणा को खिलाड़ियों का हब भी माना जाता है। यहाँ खेल को न सिर्फ खेला जाता है बल्कि पूजा जाता है। कुश्ती, मुक्केबाजी से लेकर एथलेटिक्स तक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने परचम लहराया है। खिलाड़ियों को लेकर हरियाणा से एक गुड न्यूज आई है। हरियाणा को मिला है पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का तोहफा। ये खेल विश्वविद्यालय सोनीपत में बनाया गया है, जो 250 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें सबसे पहले जो शुरुआती तौर में वो जो बच्चे आते हैं 12th के बाद, उनके लिए 2 तरह का कोर्स शुरू किया गया। अभी उसमें बीपीएस है। बीपीएस में एक फेस टू फेस है और एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसमें जो अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं वो अगर यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते हैं तो उनके लिए सुविधा दी गई है। वो अपने सेंटर पर रह के या अपने जहाँ कैंप में है वो बच्चे वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और एग्जाम भी ऑनलाइन दे सकते हैं। इससे उनको फायदा हुआ। उनको स्कॉलरशिप के लिए भी यूनिवर्सिटी प्रोत्साहित करेगी। बच्चों को बहुत अलग अलग तरह की सुविधा मिलेंगी। जैसे स्पोर्ट्स के थ्रू उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्पोर्ट्स में बहुत सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
और अलग अलग तरह के जो ग्राउंड दे रखे जिसके थ्रू अच्छे से इक्विपमेंट दे रखे हैं जिसके थ्रू अच्छे से होगा। उत्साह, उमंग और जोश से भरपूर ये युवा खिलाड़ी सोनीपत के राई स्थित मोतीलाल स्पोर्ट्स स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ खेलों की पढ़ाई ही नहीं की जाती है। यहाँ से आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी मिलने की उम्मीद है। ये मेरा तो टारगेट ही है इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी होगी स्पोर्ट्स में, हरियाणा की नहीं, क्योंकि हम सेंट्रली प्लेस्ड हैं, हमारी लोकेशन अच्छी है, हमारा कैंपस अच्छा है इतना बड़ा और स्टेडियम्स हमारे अच्छे हैं। तो सिर्फ हमारा बच्चा अच्छा मिल जाए, खिलाड़ी तो हरियाणा में अच्छा होता ही है, और फिर एक लास्ट काम हमारा है कि अच्छे हम ट्रेनर अच्छे लाएं, टीचर अच्छे लाएं, कोच अच्छे लाएं जो इनको आगे कराएंगे और इनको नेशनल और इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स में आजकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनसे जोड़ें, क्योंकि स्पोर्ट्स साइंस में बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है। हरियाणा को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिलने से छात्रों की उड़ान को पंख लग गए हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले समय में इस स्पोर्ट्स फैक्ट्री से ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो देश के लिए मेडल्स की बौछार लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार में आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।